ईरान, एक ऐसा देश जो दशकों से बाहरी दबाव झेल रहा है। और जानते हैं, इस दबाव से निपटने के लिए उसने एक बहुत ही अनोखी आर्थिक रणनीति अपनाई है। नाम है इसका प्रतिरोध अर्थव्यवस्था। तो आज हम एक राजनीतिक इतिहासकार की तरह इसी आर्थिक किले की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई, इसकी दीवारें किन चीजों से बनी हैं, और सबसे जरूरी बात, इसका असली मकसद क्या है। अच्छा, इस पूरी विचारधारा के पीछे एक चेहरा है और वो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, नहीं, ये तो एक लड़ाई है, बाहरी दुनिया के खिलाफ अपने वजूद और अपनी आज़ादी को बचाने की लड़ाई। और ये जो बात कही गई है ना, ये उनकी सोच का निचोड़ है कि चाहे जो हो जाए, झुकेंगे नहीं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये प्रतिरोध अर्थव्यवस्था है क्या भला, और कैसे ये ईरान की पहचान का एक इतना बड़ा, इतना अहम हिस्सा बन गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पॉलिसी को अगर समझना है तो हमें इसके आर्किटेक्ट यानी अली खामेनेई को समझना होगा, उनकी कहानी, उनका सफर, क्योंकि उनकी राजनीतिक जिंदगी के तजुर्बे ने ही इस पूरी आर्थिक सोच को जन्म दिया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1962 में शाह के खिलाफ आंदोलन से जुड़ना, फिर सालों तक गिरफ्तारियां, यातनाएं, और फिर ईरान इराक युद्ध की वो भयानक उथल पुथल। खामेनेई की जिंदगी का शुरुआती दौर संघर्ष और प्रतिरोध की ही कहानी है। और इन्हीं तजुर्बों ने उनके दिमाग में एक बात पत्थर की लकीर की तरह खींच दी कि अगर किसी बाहरी ताकत पर निर्भर रहे तो देश कमजोर हो जाएगा। असली आज़ादी, असली संप्रभुता तो तभी मिलेगी जब अर्थव्यवस्था पर अपना सेंट्रलाइज कंट्रोल हो। और बस यही बात उनकी सोच का, उनकी विचारधारा का मूल मंत्र बन गई कि भाई, सच्ची आज़ादी चाहिए तो अर्थव्यवस्था को बाहरी कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। फिर जब वो 1989 में सुप्रीम लीडर बने और सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत हुई, तो इसी सोच ने उनकी आने वाली हर पॉलिसी की बुनियाद रखी। तो खामेनेई की ये जो सोच थी, ये एक पर्सनल बिलीफ से उठकर एक ऑफिशियल नेशनल पॉलिसी कैसे बन गई? कहानी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एकदम तेज कर दिया। वो टर्निंग पॉइंट था 2012 का साल। पश्चिमी देशों ने ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए, मतलब उसके तेल के कारोबार और बैंकिंग सिस्टम को लगभग ठप कर दिया। इसका असर जाहिर है बहुत बुरा हुआ। अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ा। हालत ये हो गई कि देश में जरूरी सामान, यहां तक कि दवाइयों की सप्लाई तक मुश्किल हो गई। तब जाकर हुकूमत को लगा कि अब तो वजूद बचाने के लिए कुछ बिल्कुल नया सोचना ही पड़ेगा। और देखिए, ये पॉलिसी कोई एक रात में नहीं बन गई, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। 2010 में खामेनेई ने पहली बार इसका जिक्र किया, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर। उन्होंने इसे नाम दिया आर्थिक जिहाद। फिर कई साल तक इस पर काम हुआ, एक्सपर्ट से बात हुई, और फाइनली 2014 में जाकर ये एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लान की शक्ल में सामने आई। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। शुरुआत में जो आर्थिक जिहाद का नारा था और बाद में जो 24 पॉइंट की पॉलिसी आई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, आर्थिक जिहाद एक इमोशनल कॉल था, लोगों को साथ लाने के लिए, जोश भरने के लिए। लेकिन 2014 वाली पॉलिसी, वो तो एक पूरा ब्लूप्रिंट थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि देश में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो सवाल यह है कि इस पॉलिसी के अंदर आखिर था क्या? चलिए अब इसके पन्ने पलट कर देखते हैं कि दुनिया को क्या बताया गया और असल में इसके पीछे का इरादा क्या था। देखिए, पब्लिक के लिए जो लक्ष्य बताए गए वो बहुत सीधे साधे थे। मतलब आत्मनिर्भरता, हमें अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें, खास तौर पर खाना और दवाइयां, खुद बनानी है, और देश को किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रखना है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इन सब बातों के पीछे एक गहरा और कहीं ज्यादा जरूरी मकसद भी था। असल खेल था हुकूमत की हिफाजत। ये पूरी पॉलिसी उन विदेशी प्रतिबंधों का जवाब थी जिनका असली निशाना ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वहां की हुकूमत थी। मकसद था उसे अस्थिर करना, उसे गिराना। अब कोई भी इतनी बड़ी पॉलिसी हो तो उसके नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं होते, है ना? इस प्रतिरोध अर्थव्यवस्था का भी यही हाल हुआ। कुछ मामलों में तो इसने कमाल कर दिया, लेकिन इसने देश के अंदर ही नई परेशानियां और तनाव ही खड़े कर दिए। इसकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक को देखते हैं। वो था नॉलेज बेस्ड कंपनियों का उठना। मतलब ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चलती हैं। जरा ये चार्ट देखिए। 2014 में ऐसी सिर्फ 55 कंपनियां थीं, सिर्फ 55, और 2020 तक ये आंकड़ा 5000 को पार कर गया। ये सीधा सीधा दिखाता है कि देश के अंदर इनोवेशन को कितना बढ़ावा मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ नॉलेज बेस्ड कंपनियों ने इतनी तरक्की की,
वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी जैसे सेक्टर पीछे रह गए। अब देखिए, यूएन का जो ई गवर्नमेंट इंडेक्स है उसमें ईरान की रैंकिंग काफ़ी नीचे है। ये साफ बताता है कि इस मैदान में अभी बहुत काम बाकी है। और इसी वजह से ईरान के अंदर ही दो अलग अलग सोच टकरा रही थीं। एक तरफ थे खामेनेई, जिनका मानना था कि हमें एक किला बनाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया से बचाना है, और दूसरी तरफ था रूहानी का प्रशासन, जो बाहर की दुनिया से बात करना चाहता था। उनका कहना था कि डिप्लोमेसी से प्रतिबंध हटवाओ, वही अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब आपके पास पैसा लिमिटेड हो तो क्या आप एक ही साथ पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम भी चला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ईरान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? इस पॉलिसी को हम कामयाब माने या नाकाम? देखिए, इसका जवाब इस बात पर टिका है कि हम कामयाबी का पैमाना क्या रखते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि अगर आप इसे देश की खुशहाली या इकोनॉमिक ग्रोथ के तराजू पर तौलेंगे तो नतीजा मिला जुला सा है। लेकिन अगर आप इसे इसके असली मकसद के तराजू पर तौलें, और वो मकसद था हुकूमत का वजूद बचाना, तो ये पॉलिसी काफ़ी हद तक कामयाब रही है। इसी की वजह से ईरान इतने ज़बरदस्त बाहरी दबाव के बावजूद आज भी खड़ा है। इसे लागू करने का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। खामेनेई ने नॉर्मल सरकारी प्रोसेस को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। उन्होंने सीधा मिलिट्री लीडर्स को ऑर्डर दिए। सेना ने पूरा प्लान बनाया और उसके बाद सरकार और पार्लियामेंट को कहा गया कि भाई अब इसके लिए कानून बनाओ। इससे पता चलता है कि कंट्रोल किसके हाथ में था और ये पॉलिसी कितनी ज़रूरी थी। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, इस पॉलिसी में सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी बातें सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल नहीं। असली और आखिरी मंजिल हमेशा से एक ही रही है, और वो है किसी भी कीमत पर इस्लामिक रिपब्लिक की हुकूमत को बचाए रखना। और आखिर में एक सवाल, अगर हम आज के एक एनालिस्ट की नज़र से देखें तो 2020 के बाद दुनिया भर में जो इकोनॉमिक झटके लगे हैं, उन्होंने इस किले की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया है। तो सवाल यही है, क्या आत्मनिर्भरता का ये किला ईरान को हमेशा के लिए महफूज रख पाएगा, या ये सिर्फ उस दिन को टाल रहा है जब उसे असली मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।